हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अब मूल्यांकन क्या होता है, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है, मूल्यांकन के क्या लाभ होते हैं प्लस उद्देश्य है, मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं, मूल्यांकन क्यों करते हैं हम बच्चों का, यह सभी आपका पूरा क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बीएड के एग्जाम में बहुत बार आता है। शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे या तो अर्थ पूछ लेते हैं या फिर उसके लाभ पूछ लेते हैं। एक चीज पूछ लेंगे आपसे सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग व शॉर्ट दोनों में आपके बीएड के पेपर में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बीएड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो जाता है। टेक्नोलॉजी का जो आपका आईसीटी का पेपर रहने वाला है, इसके अलावा पेडागोजी के कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथमेटिक्स, सब में यह क्वेश्चन आपका आता ही है। क्वेश्चन है आज का हमारा, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का अर्थ जानना है आज हमें। अब अर्थ देखने से पहले मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ निकलता है, इस शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात कर लेते हैं। अगर इस शब्द की बात की जाए, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मूल्य प्लस अंकन। इसका मतलब हो जाता है किसी चीज के मूल्य का अंकन करना या फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू। किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू कितनी है वह हमें जानना है। मूल्यांकन में हम वह जानते हैं। अब हमें कितनी दिख रही है वह नहीं, एक्चुअल में कितनी है उस चीज को जानते हैं हम मूल्यांकन में। प्राचीन टाइम में क्या होता था, हम बच्चों का मापन या आकलन किया करते थे। उसमें बच्चों के पेपर लेते थे, उनके आंसर शीट को चेक करते थे और उसमें नंबर दे देते थे। अब बच्चों को नंबर दे दिए हमने, उन नंबरों के आधार पर हम उन्हें फेल या पास कर देते थे। इतना काम होता था पहले। लेकिन अब हम मूल्यांकन करते हैं, मापन या आकलन सिर्फ नहीं करते, मूल्यांकन करते हैं बच्चों का। उसमें हम बच्चों के मूल्यों का निर्धारण करते हैं। मूल्य का निर्धारण क्या होता है वह हम आगे देखेंगे। यह इसका शाब्दिक अर्थ था। शाब्दिक अर्थ हमने दे दिया। मूल्यांकन का क्या होता है, किसी चीज के मूल्य का निर्धारण करना। अब मूल्यांकन के मुख्य अर्थ की बात कर लेते हैं। आप टीचर हैं, आप क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तब आप बहुत सारी चीज क्लास में जाकर चाहते हैं कि ये हो जाए, या फिर आप करते हैं। जैसे कि बच्चों को आप अपने तथ्यों का ज्ञान कराना चाहते हैं। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की नॉलेज बच्चों को हो जाए, उनके ज्ञान में वृद्धि हो जाए, उनके कौशलों में वृद्धि हो जाए। इसके अलावा जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, वे शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त हो जाएं। ऐसे ऐसे काम आपको करने होते हैं क्लास में जाकर। ये सब करने के लिए आप क्या करते हैं, समय समय पर यह देखते हैं कि बच्चों को कितना ज्ञान हो गया है। आपने पढ़ाया है, अब बच्चों ने कितना सीख लिया है, बच्चों का जो विकास है वह किस स्तर तक हो गया है, या फिर शैक्षिक उद्देश्य कितने प्राप्त हो गए हैं और किस स्तर तक प्राप्त हो गए हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको क्लास में पता करनी पड़ती है। सीधी सी बात है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको ये पता करना पड़ता है कि बच्चों ने कितना सीख लिया है और कितना नहीं सीखा है। अब आपको कितना और सिखाना पड़ेगा उन्हें। ये सारी चीज़ पता करने और इस सब में सुधार करने की पूरी प्रक्रिया को हम कह देते हैं आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन में अब क्या आ गया, बच्चों ने क्या सीखा है, कितने शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं, बच्चों ने क्या नहीं सीखा, उनके क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, वह सब जानना और इसको सुधारना। शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए, अब उसको प्राप्त करने के लिए कुछ योजनाएं बनाना, क्या करना है, वह सब आपका मूल्यांकन में आता है। यह मूल्यांकन का आपका अर्थ हो जाता है। बच्चों ने क्या सीखा है वह आप जानने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, उस प्रक्रिया को हम मूल्यांकन कह देते हैं। अब मूल्यांकन प्रक्रिया में हम क्या क्या करते हैं, कैसे जानते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, किस प्रकार जानते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों की उपलब्धि की जांच करते हैं, मतलब अचीवमेंट, बच्चों को ज्ञान कितना है, किस चीज़ का ज्ञान है, किस चीज़ का ज्ञान नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं हम, या तो कोई टेस्ट ले लेंगे बच्चों से बैठाकर, एक टेस्ट ले लिया हमने। इसके अलावा 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए बच्चों से, अलग अलग बच्चों से, उससे हमें पता चल जाएगा बच्चों को कितना ज्ञान है कितना नहीं। या फिर हम कुछ कह देंगे, कुछ करके दिखाओ, कुछ बना के दिखाओ। हम उन्हें देखेंगे किस प्रकार बना रहे हैं, सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं। इस तरीके से हम बच्चों के बारे में पहले ज्ञान करते हैं कि उन्हें क्या आता है क्या नहीं आता। इसे हम मापन कह देते हैं। मापन से हमें क्या प्राप्त होते हैं, ये आंकड़े कि बच्चों ने कितना पास किया है, टेस्ट कितना नहीं किया है, कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है, कितनों को नहीं दिया है। उससे हमें क्या मिल गए, आंकड़े मिल गए। अब हमें आंकड़े मिल गए बच्चों के बारे में कि बच्चों को कितना ज्ञान है कितना नहीं है।
अब उन आंकड़ों की हम व्याख्या करते हैं बहुत सारे मापदंडों के आधार पर, जैसे सामाजिक हो गया, जिस बच्चे के इतने नंबर आए हैं या जिस बच्चे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है वह कैसे समाज से आता है, संस्कृति कैसी है उसकी, मानसिक लेवल क्या है उसका, कितना इंटेलिजेंट है, पैसा कितना है उसके पास, आर्थिक स्थिति क्या है, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आदि स्तरों के आधार पर बच्चे की रुचि क्या है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे के 10 में से 2 ही नंबर आए और उसकी रुचि तो मैथ में थी लेकिन हम टेस्ट उसका बार बार केमिस्ट्री का ले रहे हैं। बच्चे का लेवल क्या है, कितना इंटेलिजेंट है और लास्ट टेस्ट में उसके कितने नंबर आए थे। ऐसी चीज़ें देखते हैं हम। इन चीज़ों के आधार पर जो अब के नंबर हैं उनकी तुलना करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं कि एक्चुअल में ये ऐसे क्यों आए, कैसे आए, पिछली बार कितने आए थे। यह सब तुलना वगैरह करना हम व्याख्या करना बोल देते हैं। इसके आधार पर हम उन नंबरों के या फिर उन बच्चों के मूल्य का निर्धारण करते हैं, रियल मूल्य का। अब किसी इंटेलिजेंट बच्चे के नंबर आए आपके 7, लेकिन लास्ट टेस्ट जो हुआ था उसका, लास्ट टेस्ट में उसके नंबर 8 थे। पहले टेस्ट में उसके नंबर 8 थे जो पहला टेस्ट हुआ था, दूसरे टेस्ट में उसके अब जो टेस्ट हुआ 7 नंबर आए। तो ये जो 7 नंबर है ना, इन नंबरों की जो मूल्य है, रियल वैल्यू है, वह कम है, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस घट रही है। अगर एक डल बच्चा है, उसके पिछले टेस्ट में 4 नंबर आए थे और इस टेस्ट में उसके 6 नंबर आए हैं, ये नंबर उसके बढ़ रहे हैं, तब इन 6 नंबरों की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी मूल्यांकन में, इन 7 नंबरों की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये घट रहे हैं और ये बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए को हम अच्छा मानेंगे। इस तरीके से हम बच्चों की पिछली परफॉर्मेंस, उसकी रुचि, उसके स्तर आदि के आधार पर उसके नंबरों की व्याख्या करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि बच्चों की कैसी प्रगति चल रही है, उनके मजबूत या कमज़ोर पक्ष कौन कौन से हैं। इसके आधार पर एक शिक्षक आगे की योजनाएं बना सकता है अपनी। अब मैं आगे कैसे पढ़ाऊंगा यह सब डिसाइड कर सकता है एक टीचर। मूल्यांकन का अर्थ इतना ही होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, बच्चों के मूल्य का निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले बच्चे की उपलब्धि की जानकारी लेंगे, किस चीज़ में उसकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है या कितनी ख़राब चल रही है। फिर उसकी परफॉर्मेंस की व्याख्या करेंगे कि अगर वह इंटेलिजेंट है तो किस लेवल की होनी चाहिए थी और किस लेवल की है, अगर वह डल बच्चा है तो किस लेवल की है। अब वो जो व्याख्या है, वो जो कंपैरिजन वगैरह करके है, जो भी हमारे सामने फाइनल रिजल्ट आता है उसे ही हम कहते हैं उस बच्चे का मूल्य, या उसके जो नंबर उसे मिले उन नंबरों का मूल्य है। उससे अब हम अपने आने वाले टाइम की योजनाएं बना सकते हैं कि अब हम आगे कैसे क्या काम करने वाले हैं। मूल्यांकन की आप परिभाषाएं देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है वह शायद अब आपको क्लियर होगा। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किन सीमा तक व किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। डांडेकर ने यह कहा है, सही बात है। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, यह देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य कितने प्राप्त हो गए हैं और कितने रह गए हैं, यह चीज़ देखते हैं। क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति ही तो हमारा मेन उद्देश्य है। क्विलेन व हन्ना के अनुसार विद्यालय में रहते हुए बालक के व्यवहार में परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन, साक्ष्य मतलब मापन करते हैं हम, टेस्ट वगैरह लेते हैं, जो आंकड़े मिलते हैं उन साक्ष्यों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। इसमें आपका पूरा मूल्यांकन आ गया इस डेफिनेशन में। अच्छी डेफिनेशन है आपकी, पढ़ सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं मेन मूल्यांकन के क्या लाभ रहने वाले हैं या फिर क्या क्या उद्देश्य होते हैं मूल्यांकन के। लगभग 15 हेडिंग मैंने ली हुई हैं, इनमें से कोई भी 8-10 हेडिंग आपके याद रह जाए वहां पर आप लिख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका काम चल जाएगा। सबसे पहली हेडिंग है आपकी छात्रों के प्रवेश लेने में। अब आप स्कूल में चाहते हैं आपके कैसे बच्चे आए या फिर किस प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, उन बच्चों की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। कोई टेस्ट ले सकते हैं, कुछ काम करा कर देख सकते हैं, कह सकते हैं आप एक प्रोजेक्ट बनाकर दिखाओ, कुछ भी। मूल्यांकन से आपको पता चल जाएगा जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वे कैसे हैं। इसके अलावा छात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में, अब आप उन्हें कुछ पढ़ाने आ गए, कोई टॉपिक, कितना बच्चे उस टॉपिक को जानते हैं, उस टॉपिक से पहले क्या क्या ज्ञान उन्हें होना चाहिए था, क्या वह है या नहीं है। छात्रों के ज्ञान के विषय में, छात्रों के विषय में जानकारी मिल जाती है इससे, मूल्यांकन से। उनकी रुचि वगैरह के बारे में भी जानकारी हमें मिल जाती है। जैसे एक बच्चे का मूल्यांकन किया हमने, मैथ में तो उसके काफ़ी अच्छे नंबर आए, लेकिन इंग्लिश में उसके काफ़ी कम नंबर रह गए। इससे हम क्या समझेंगे, वह इंटेलिजेंट है या फिर डल बच्चा है, कुछ नहीं समझ पाएंगे। यहाँ से हम समझ सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा कि मैथ में उसकी रुचि है, इंग्लिश में उसकी रुचि नहीं है बच्चे की।
थर्ड पॉइंट हो जाता है शिक्षा के उद्देश्यों की उपयोगिता व व्याख्या करने में। अब जो शिक्षा के उद्देश्य हमें सरकार ने दिए हैं, वे उद्देश्य कितने उपयोगी हैं। अगर हमने बच्चों को में चीज़ें सिखा दी और हमारे उद्देश्य प्राप्त हो गए, अब उद्देश्य प्राप्त होने के बाद हमने देखा कि बच्चे तो इंटेलिजेंट हुए ही नहीं, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं, तो हम समझ लेंगे कि जो शिक्षा के उद्देश्य है वे उपयोगी नहीं है। मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या करने में लाभकारी होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे पाठ्यक्रम की व्याख्या करने में भी लाभकारी होता है मूल्यांकन। अगर हमने अपना पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा दिया, देखा कि बच्चों पे तो मैथ के जो बेसिक सवाल हैं वे भी नहीं आए, लेकिन हमारा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो गया और जो पाठ्यक्रम में सवाल दिए हुए वे बच्चों ने कर दिए, लेकिन मैथ के जो रियल क्वेश्चन बच्चों पे आने चाहिए थे वे नहीं आए। इससे हम समझ लेंगे पाठ्यक्रम में सुधार की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार जो शिक्षण विधियाँ हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या वे शिक्षण विधियाँ प्रभावी हैं, क्या उन शिक्षण विधियों से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें हम मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त करते हैं, ऐसी ऐसी जानकारी। अब मूल्यांकन हम सिर्फ बच्चों का ही नहीं करते, आपका एक टर्म हो जाती है मूल्यांकन, बच्चों का ही नहीं होता मूल्यांकन। खाली मूल्यांकन बच्चों के अलावा आपके शिक्षा के उद्देश्यों का भी होगा, लाभकारी है नहीं है, पाठ्यक्रम का भी होगा, शिक्षण विधियों का भी होगा, जो आप शिक्षण विधियाँ प्रयोग कर रहे हैं, कई सारी चीज़ों का मूल्यांकन होता है बच्चों के साथ साथ। सिक्स पॉइंट है हमारा बच्चों की रुचि व स्तर की जानकारी लेने में। यह मैं आपको बता चुका हूँ कि मूल्यांकन बच्चों का जो लेवल है, बच्चों की जो इंटरेस्ट है उसे भी बताता है। सातवां पॉइंट हो जाता है विभिन्न विषयों में बच्चों को कितना ज्ञान है, यह हम पता कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा अगर टेस्ट ले लें, उस टेस्ट के आधार पर जो नंबर मिले हैं, उन नंबरों से हम नहीं पता चला सकते कि किस बच्चे की किस सब्जेक्ट में कितनी रुचि है। उन नंबरों की हमें बाद में व्याख्या करनी पड़ेगी। अगर हम व्याख्या नहीं करते तो वह मूल्यांकन होगा ही नहीं। नंबर जितने मिले हैं उन नंबरों की हमने व्याख्या कर दी, उस व्याख्या के आधार पर हम पता कर सकते हैं बच्चे की किस सब्जेक्ट में कितनी नॉलेज है। आठवां पॉइंट हमारा हो जाता है शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के स्तर की जानकारी, कि बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं या जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, वे कितने प्राप्त हो गए हैं, या फिर जितने प्राप्त हो गए हैं तो किस लेवल तक प्राप्त हो गए हैं। नाइन्थ पॉइंट हमारा हो जाता है छात्रों के मजबूत व कमजोर पक्ष की जानकारी हमें हो जाती है। बच्चे का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। वह बच्चों से हमने कुछ काम करा के देख लिया लेकिन वे उस काम को नहीं कर पाए, लेकिन अगर हमने टेस्ट लिया बच्चों का, टेस्ट में बच्चे के अच्छे नंबर आ गए, उस काम को नहीं कर पाए, इससे हम समझ जाते हैं बच्चा सार्वजनिक नहीं है इतना। कमजोर पक्ष उसका क्या है, सार्वजनिक वाला। मजबूत पक्ष क्या है उसका, खुद अपने आप में जब वह कुछ काम कर रहा है तो अच्छा कर रहा है। इस तरह से उसके बच्चे के जो पॉजिटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट क्या है ये भी निकल जाते हैं। 10वां पॉइंट हो जाता है हमारा अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने हेतु। जो आपका टैट है, यूपी टैट, सी टैट, कोई भी टैट है, ये लाइन आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके लिए कि मूल्यांकन का सबसे पहला उद्देश्य क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करना है। हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसमें सुधार करना है। मूल्यांकन का हमारा उद्देश्य यह जानना नहीं है बच्चों पे कितना आता है, सिर्फ यह है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुधारना है। अब उसे सुधारने के लिए हमें यह पता करना पड़ता है बच्चे कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते। 11वां पॉइंट हमारा हो जाता है बच्चों के विषय में भविष्यवाणी करने में। जब मैंने आपको मूल्यांकन, मापन व आकलन में अंतर बताया था, तब मूल्यांकन के जो मैंने पद बताए थे, मैं बताए थे 6। उनमें से जो लास्ट स्टेप था वह था बच्चों के बारे में भविष्यवाणी करने में या फिर भविष्य की योजनाएं बनाने में। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है और उसके नंबर घट रहे हैं और कोई डल बच्चा है उसके नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अब यह बात हमें मूल्यांकन में ही तो पता चलेगी। इंटेलिजेंट बच्चे के नंबर घट रहे हैं, डल बच्चे के बढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगी? क्योंकि हम पिछले नंबरों से तुलना करेंगे, आने वाले नंबरों की व्याख्या करेंगे। अब हम कह सकते हैं जो डल बच्चा है वह तो अच्छा हो रहा है, उसका भविष्य उज्जवल है, और जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसका भविष्य थोड़ा डार्कनेस की तरफ चल रहा है। 12वां पॉइंट हो जाता है आगे की रणनीतियां बनाने में। यह बात तो मैं तब से ही आपसे कह रहा हूँ, मूल्यांकन में हम जो भी पता करते हैं, जो भी फाइनल आउटकम्स निकल के आते हैं, उससे हम आने वाली शिक्षा हम बच्चों को कैसे देंगे यह पता चलने में बहुत कुछ फ़ायदा होता है। आने वाली शिक्षा कैसे देंगे, जो हमारे आपकी स्ट्रेटेजी हैं, रणनीतियाँ हैं, प्लानिंग कर सकते हैं हम आने वाले टाइम की। 13 पॉइंट हमारा हो जाता है सौदों के लिए आंकड़े मिल जाते हैं। अब हमने देखा कि हमारे सिलेबस ख़राब है, शिक्षण विधियाँ अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? हमने बच्चों का 10 बार टेस्ट लिया, 10 बार टेस्ट में बच्चों के इतने अच्छे नंबर नहीं आए। अब जो हमें आंकड़े मिले
कुछ आंकड़े तो हमें मिले ना, में बच्चों के टेस्ट लिए हमने, उन टेस्टों में जो आंकड़े मिले, में आंकड़े हमें मिल गए एक्सपेरिमेंट, शोध, रिसर्चेज करने के लिए, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन आंकड़ों के बेसिस पर हम इस रिसर्च कर सकते हैं। 14th पॉइंट हमारा हो जाता है छात्रों को प्रेरणा देने में। अब हम मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को, उनके जो बच्चों के पॉजिटिव पॉइंट हैं, बच्चों के नेगेटिव पॉइंट है, जब हमें यह पता चल गया तो हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट की अच्छी अच्छी बात करेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। नेगेटिव पॉइंट जो उनके हैं, हम उन्हें एक साइड हटा सकते हैं, धीरे धीरे उनमें सुधार कर सकते हैं अपने आप। बच्चों को बिना बताए कि आपके ये नेगेटिव पॉइंट चल रहे हैं, बस ऐसी क्लास का जुगाड़ कर दो जिससे बच्चों के में नेगेटिव पॉइंट दूर हो जाए। लास्ट पॉइंट हमारा हो जाता है बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाने व उनका निवारण करने में। इसे हम कह देते हैं आपकी डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक को बोलते हैं हम कठिनाइयों का पता लगाना, निवारण को बोलते हैं रिमेडियल टीचिंग। ये आप पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में, रिमेडियल टीचिंग क्या होता है और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, वो आप पूरा पढ़ेंगे। वहाँ से इस पॉइंट में आप कुछ भी लिख पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं कि उनके माइनस के पॉइंट क्या हैं, फिर उन माइनस के पॉइंट को दूर कैसे किया जाए, उसके लिए हम रेमेडियल टीचिंग का जुगाड़ करते हैं। रेमेडियल टीचिंग मतलब बच्चों की जो कमियां हैं उनको दूर, बच्चों को नहीं बताते कि आपकी ये कमियां हैं सुधारो, ऐसा नहीं बताते। बच्चे टेंशन लेने लगते हैं, सोचने लगते हैं, उन पे कुछ नहीं आता। बच्चों की अगर स्पेलिंग खराब है, उन स्पेलिंग को बच्चों को बिना बताए ऐसी क्लास लेते हैं हम जिसमें बच्चे स्पेलिंग अपने आप बार बार सुधारते चले। बच्चों को हमने बताया भी नहीं कि आपकी स्पेलिंग खराब है, लेकिन हमने सुधारने के लिए कक्षाओं का जुगाड़ कर दिया। यह सब होता है आपका मूल्यांकन। आई होप मूल्यांकन आपको क्लियर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो जाता है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।